स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है जीएसटी 2.0 अ डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ, सेज प्राइम मिनिस्टर। अब जीएसटी 2.0 इज़ इक्वलेंट टू न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें इफेक्टिव रेट्स जो हैं 5% एंड 18% के डिसाइड हुए हैं, which is rationalized from multiple slabs. So this was announced by PM Narendra Modi that it is a double dose of support and growth seen as next generation reforms aims at economic strength, public welfare. What are the benefits to economy and society? सबसे पहले तो poor middle class women, students, farmers, youth, entrepreneurs are expected to benefit. जीएसटी rationalization will क्या है? Reduce cost on essential items like clothes, shoes, cement, medicines, electronics, etc. Make housing affordable. Tax on building materials are reduced. Encourage startups and MSMEs. Support ease of living and ease of doing business. What is the economic significance of this? GST was first implemented in 2017, that is around 8 years ago. It was one of the biggest economic reforms in the history of India, and GST 2.0 is positioned as the next big leap, that is similar to around LPG reforms. LPG reforms जो हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी के जो रिफॉर्म्स थे 1991 के, इसको आप देख लीजिएगा एक बार. This is very important with respect to economics. Demonetization and IBC 2016 reforms context. IBC भी important है, इसके ऊपर भी आप देख लीजिएगा. Then political context क्या है इसका? That is not very important, but still क्योंकि न्यूज़ में दिया हुआ है तो हम इसको डिस्कस करते हैं. BJP lauded GST 2.0 as a bundle of happiness for the masses. Criticism of the Congress era taxes, that is the pre-GST. Emphasis on the cooperative federalism in implementation and reforms to improve India's global economic image and domestic welfare. Challenges or criticisms क्या हैं? That there are some concerns from MSMEs that 18% GST on labor charges, example the job, work, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा में इम्पैक्ट द लिक्विडिटी. ये यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है. सो देयर इज़ अ फेयर दैट स्मॉलर इंडस्ट्रीज में फेस डिफ़िकल्टी इन द कंप्लायंस. अब यूपीएससी रिलेवेंस की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर जीएसटी 2.0 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा एंड नोट्स बना लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है, बट प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आर आल्सो एक्सपेक्टेड. आपके जो जीएसटी का जो पहला स्ट्रक्चर था, जीएसटी फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर जो था, यानी जो 2017 में जब इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को, उस समय क्या स्ट्रक्चर था, किस तरीके कितने टैक्स स्लैब्स थे और किस तरीके से चार्जेस होते थे, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, देन एसजीएसटी क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी जो है वो हिस्टोरिकली चीज़ें कनेक्ट करके पूछता है. सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू इट, ठीक है. नेक्स्ट, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ जीएसटी 2.0 इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. दूसरा ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स ऑन एमएसएमईज with special reference to liquidity and compliance. How far do GST reforms strengthen cooperative federalism in India? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियाज बर्थ रेट डाउन, फर्स्ट डिप इन TFR, दैट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2 years. तो इंडियाज क्रूड बर्थ रेट, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इन टर्म से रिलेट करके भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस. सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर हैज़ डिक्लाइन टू 0.7 points from 19.1 in 2022 to 18.4 in 2023. तो दिस इज़ द डिक्लाइन, यानी 19.1 से 18.1 का डिक्लाइन हुआ है. अब ये लोअर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि 2023 में क्या ग्राफ था, ठीक है, और 2022 में क्या ग्राफ था और 2023 में क्या ग्राफ है. उसके अलावा ये डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट,
देन क्रूड बर्थ रेट, इस तरीके से आप देख लीजिएगा ये जितने भी डेफिनेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक जोग्राफी। ये इकोनॉमिक जोग्राफी में पॉपुलेशन का पार्ट आ जाता है। उसमें कवर अप हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक पे। रिवाइज्ड एसओओ पैक्ट टाइटन नॉर्म्स फॉर कुकीज़ो ग्रुप्स। ये पैक्ट जो है बेसिकली 2008 में पहले साइन किया गया था बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज MHA, एंड मणिपुर गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो द 12 इंसर्जेंट ग्रुप्स, मेनली द कुकीज़ो ग्रुप्स अंडर कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO and United People Front UPF। एम क्या था? टेम्पररी सीज फायर टू फैसिलिटेट द पीस टॉक्स। कंटेक्स्ट क्या है? कुकी नाका इंसर्जेंसी इन 1990s एंड अर्लियर प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो 2,200 कैडर्स गॉट ₹6,000 स्टिपेंड पर मंथ, स्टॉप्ड आफ्टर एथनिक वायलेंस। मतलब ये जो 6,000 रुपये मिला करते थे उन कैडर्स को, ये बंद हो गया। ये स्टिपेंड जो है ये बंद हो गया बिकॉज ऑफ एथनिक वायलेंस, जो कि फिर से रिसर्च हो गया था इन May 2023। की फीचर्स क्या हैं ऑफ द रिवाइज्ड एसओओ पैक्ट? स्टिपेंड नॉर्म्स जो हैं ओनली वाया आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स, ओनली कैडर्स फिजिकली प्रेजेंट इन द कैंप्स विल गेट द स्टिपेंड। मॉनिटरिंग रहेगी, कैडर्स विल ऑब्टेन आधार कार्ड्स, कैंप्स टू बी इंस्पेक्टेड, फोटो ID इशूड बाय द मणिपुर पुलिस। कैंप के कुछ रूल्स रहेंगे, KNO and UPF to maintain 6 camps each, earlier 14 था। Camps not near the populated areas, highways और म्यांमार borders। कैडर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट will be preparing the complete list of DOB, photos, biometric details, etc. Foreign nationals, if any, will be removed। Restrictions क्या है? ये important है। No association with other armed groups, no recruitment of new cadres, no carrying out operations against the security forces or public। Tripartite dialogue क्या है? इसमें pact preamble speaks of the tripartite political settlement, government of India, Manipur government and insurgent groups। aim क्या है? path of non-violence, respect for constitution and territorial integrity of India and Manipur। तो बेसिकली सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड द एथनिक वायलेंस, जो कि मणिपुर में दैट वाज एक्टिव ड्यू टू द क्लैश। अब UPSC रिलेवेंस में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको SOO पैक्ट और उसके नॉर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये आपका सिक्योरिटी कंसर्न जो आता है, नेशनल सिक्योरिटी एक टॉपिक आता है आपका मेंस के टॉपिक में, उसमें जो भी इंस्टेबिलिटी है, क्यों है, किस लिए है, कुकीज़ो ग्रुप में क्यों ऐसी एनिमिटी है, ये सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडिया चाइना द मेकिंग ऑफ बॉर्डर। नाउ दिस इज़ अबाउट द कॉलोनियल लीगेसी एंड अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके अलावा जो भी फेल्ड प्रपोजल्स थे उनके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पर कॉलोनियल लीगेसी की बात की गई है, वेयर इंडियाज़ बॉर्डर विद चाइना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश एरा अरेंजमेंट्स। टिबेट एक्टेड एज अ बफर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इनहेरिटेड द अनडिफाइंड बॉर्डर्स। सो अर्ली कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? चाइना कंसोलिडेट्स तिब्बत 1950 में, तिब्बत को उसने कंसोलिडेट किया था और ये बोला था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। सो इसकी वजह से डिस्प्यूट्स काफ़ी हुए हैं। सो इंडिया रिलाइड ऑन ब्रिटिश ड्रॉन बॉर्डर्स like the McMahon Line in 1914 and in the east, which was rejected by China. So 1950s China built a road through the Aksai chain, which India objected. What are the failed proposals? 1960 में Zhou Enlai suggested a swap. China would accept the McMahon Line, Arunachal Pradesh, if India ceded Aksai chain. So India refused. Then there is a talk of about 1962 war. Escalations over border disputes led to the Sino-Indian War. China retained Aksai chain and withdrew some captured areas in the east. Post-war developments क्या हुए? 1976 में diplomatic ties they were restored.
1981 टू 87 में बॉर्डर टॉक्स थे, जिनमें 1987 में स्टैंड ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश वर्सन द टेंशंस. Rajiv Gandhi 1988 visit reset the relations, peace agreements were followed. Leader clashes की बात करें, despite the agreements clashes persisted, like अभी जो लद्दाख में हुआ था 2020 में dispute हुआ था, गलवान घाटी clash, we know about it. Despite all this remains unresolved. LAC continues as a de facto boundary. Present focus on both sides there is a need to stress for peace along with the border, but political settlements is pending. So India insists on respect for sovereignty. China links Arunachal and Aksai Chin differently. This is important with respect to international relations, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री डिक्लेयर करता है, उसके बारे में बताता है दिस आर्टिकल. सो थोड़ा सा आपको इस पे होमवर्क करना पड़ेगा, एंड you need to also figure out the questions from the previous years. So that is why it becomes important. So next आपका topic है, again they are talking about GST 2.0 as a landmark in India's tax journey. GST 2.0 marks as a major reform in India's indirect tax system, simplifying the rates largely into 5% and 18%, replacing the multiple slabs. So it is hailed as a step towards ease of doing business, reducing the compliance cost and litigation. The reform broadens the tax base, ensures transparency through technology-driven compliance, and strengthens revenue mobilization for both centers and states. So relief has been extended to low-income groups by reducing rates on household essentials while supporting the consumption. So critical sectors like the construction, housing, MSMEs, healthcare, education will gain through the reduced burdens and incentives. The move addresses long-standing demands for simplification, stability, and fairness in the taxation. By rationalizing rates and aligning with the global best practices, GST 2.0 is projected to spur formalization and cooperative federalism. So overall, GST 2.0 is viewed as a landmark reform balancing equity, efficiency and economic momentum. Next आपका आर्टिकल है ट्रम्प्स टैरिफ वॉर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल साउथ. सो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है, दे आर टॉकिंग जनरली, अगर जनरलाइज वे में इसको सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो सिंपली इस बात हो रही है कि किस तरीके से जो टैरिफ वॉर चल रहा है विद फ्रॉम US, किस तरीके से ग्लोबल साउथ जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे टर्न ओवर कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इन्हांसिंग द ट्रेड टाइज. और इससे क्या होगा, ये देखिए, ये बेसिकली रिपीटिशन है ऑफ द आर्टिकल बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, तो मैं इसको भी डिस्कस करूँगी समराइज्ड वे में. तो अगर ग्लोबल साउथ डेवलप करता है अपनी इकोनॉमी को वाया द ट्रेड इन्हांसमेंट एंड एवरीथिंग, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं US से ग्लोबल साउथ आगे निकलने का पोटेंशियल रखता है काफ़ी. So the US under Trump imposed tariffs on 170 plus items targeting China and allies, disrupting the global supply chains. Motivations included domestic populism, re-industrialization and curbing China's rise. What is the impact on global south? While disruptive, the tariff war opens opportunities for emerging economies. Supply chain diversification away from China creates space for the countries like India to attract investment, strengthen the trade partners and build the resilience. What is the lesson for India? Avoid strategic dependence on any single power. Like they are saying to diversify the exports, जो कि इंडिया कर भी रहा है. Safeguard territorial integrity and sovereignty. Negotiate smartly to prevent concessions to China without reciprocity. Way forward यहाँ पर क्या बताया गया है, that India must leverage global disruptions to reshape its economic architecture, boost manufacturing, invest in research and development, and diversify the trade. It should deepen ties with multiple stakeholders. As I said कि diversification होना चाहिए. Strengthen domestic capacity and position itself as a leader of global south in evolving the world order. नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट इंक्स पीस पैक्ट विद कोकीजो ग्रुप्स.
The Union Home Ministry, the Manipur and the Manipur government has signed the suspension of operations SOO pact with the Kuki-Zo insurgent groups on Thursday, with the renegotiated terms and conditions और ग्राउंड रूल्स द मिनिस्ट्री सेड ऑन थर्सडे. अब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है मैंने, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट होल. सो बिकॉज सिंस दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द टॉपिक SOO पैक्ट, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा. दैट इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. So this is the last topic of the day. Auto pharma sectors cheer GST slabs. Airlines say wings clipped. बेसिकली यहाँ पर GST 2.0 में जो सेक्टरल इम्पैक्ट्स पड़ा है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ा है, किन पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ा है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, फार्मा सेक्टर आ जाता है, FMCG एंड वाइट गुड्स आ जाते हैं, एंड पुअर एंड मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स आ जाते हैं. सो बेसिकली टैक्स कट जो है दिस विल बूस्ट द डिमांड and that will lead to revival of the auto sector. Mixed और न्यूट्रल रिएक्शंस जो हैं सब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, क्योंकि ये डिसअपॉइंटेड है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 18% के स्लैब में रखा गया है ऑन गारमेंट्स. दूसरा MSME सेक्टर्स भी थोड़ा वरिड है ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट. 18% GST मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है. नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस पे सबसे ज़्यादा पड़ा है, वो एयरलाइंस पे पड़ा है. दैट हायर GST ऑन इकोनॉमी क्लास सीट्स इंक्रीजेज द कॉस्ट बर्डन, लिमिटिंग अफोर्डेबिलिटी. लग्जरी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूड हाई टैक्सेशन डिस्करेजेस द डिमांड. व्हाट आर द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस? इक्विटी वर्सेस ग्रोथ की बात यहाँ पर की गई है. दैट बैलेंसेस रिलीफ फॉर पुअर मिडिल क्लास विद कंसर्न्स ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज. Then there are sectoral winners and losers also. This reflects the challenges of designing the uniform indirect tax policy and diverse economy. In the diverse economy, MSME and employment, higher GST on labor charges may affect the liquidity and competitiveness. Now, probable questions will be definitely with respect to mains. प्रीलिम्स में क्या आने वाला है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, GST रिफॉर्म्स ऑफन क्रिएट सेक्टरल विनर्स एंड लूजर्स. क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ GST 2.0 ऑन इंडियाज ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल एंड एविएशन सेक्टर्स. दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग टैक्स सिंप्लीफिकेशन विद द सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न्स इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.